कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सबसे पहले बात, कौन है फायदे में और किससे होगा नुकसान। एबीपी न्यूज पर कल से लेकर अभी तक 2 सर्वे हो चुके हैं। तीसरा सर्वे पंजाब का होना है और इन 3 सर्वेज में बड़ी बात यह है कि बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी टूटी तो बीजेपी को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार हो सकती है। एबीपी न्यूज पर अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको सर्वे दिखाया और बीजेपी पूर्ण बहुमत से हमारे सर्वे के मुताबिक सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यानी उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से जा रहा है और बीजेपी वहां जीत रही है। तीसरा सर्वे शाम 7 बजे पंजाब का आना है। पंजाब की तस्वीर किस तरह की उभरती है? क्या एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त मार करेगी बीजेपी अकाली दल पर या कांग्रेस पीछे हो जाएगी? ये आप देखेंगे शाम 7 बजे। उधर उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन दोनों खेमे एक हुए तो फिर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी यूपी में। विधानसभा तो अखिलेश यादव की ही होगी। भाजपा की सरकार आएगी। मेरे हिसाब से भाजपा की ही सरकार होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के आगे कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हर पार्टियों के समर्थक चुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या है यूपी का मूड? क्या कहती है यूपी की जनता? इसको जानने के लिए जब हम निकले तो नतीजे जो सामने आए उसके मुताबिक 30% वोट के साथ समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। बीजेपी को 27 और बीएसपी को 22% वोट मिलने का अनुमान है। इन आंकड़ों को अगर सीटों की संख्या में बदलें तो 403 में से समाजवादी पार्टी को 141 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 129 से 139, बीएसपी को 93 से 103 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 13 से 19 सीटें मिल सकती हैं। मतलब किसी को भी बहुमत मिलने के आसार नहीं दिख रहे, लेकिन नेताओं के दावे इससे कहीं ज्यादा नजर आ रहे हैं। सरकार भाजपा की बनेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता कुशासन से मुक्ति चाहती है और कुशासन से मुक्ति का अगर कोई रास्ता है तो वो भाजपा की ओर है। अब कमल खिलने जा रहा है, जनता ने मन बना लिया है। लड़ाई किसी के साथ इसलिए नहीं है हमारी क्योंकि मुलायम सिंह और अखिलेश आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, तो ये सब धराशायी है। कांग्रेस शून्य है उत्तर प्रदेश में, तो बहन मायावती जी बहुत मीलों आगे हैं सभी पार्टियों से। कोई लड़ाई में है ही नहीं बहन मायावती। बीजेपी और बीएसपी के इन दावों के बीच हम आपको एक और आंकड़ा बता देते हैं। वो ये है कि मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर अखिलेश यादव अब भी नंबर 1 हैं। अखिलेश 28% लोगों की पसंद है। 21% वोटों के साथ मायावती दूसरे नंबर पर हैं और बीजेपी के योगी आदित्यनाथ 4% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित कह रही हैं कि अखिलेश से तालमेल करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में कोई चीज़ ओपन नहीं होती, कोई चीज़ क्लोज नहीं होती है। तो जब फैसला का वक्त आएगा, जो हाईकमांड लेगा फैसला वही रहेगा। एक नहीं, अगर गठबंधन होता है तो फिर आप सीएम उम्मीदवार हैं, वो उसके लिए आप तैयार हैं? उनका कुछ मैं तैयार हूँ, बिल्कुल हूँ। पार्टी तय करेगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा इसमें नहीं होगा कि मैं नहीं अड़ जाऊंगी या कोई ऐसी बात नहीं। जो पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन होगा उस पर मेरा डिसीजन निर्भर होगा। एबीपी न्यूज के लिए लोक नीति CSDS ने 5 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच ये सर्वे किया, जिसमें यूपी के 65 विधानसभा क्षेत्रों के 5,932 लोगों से बात की गई। ये दरअसल उस स्थिति की बात हुई जब समाजवादी पार्टी नहीं टूटती है, लेकिन अगर पार्टी टूटी तो फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। देखिए कैसे। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। चुनाव आयोग सही समय पर क्या सही फैसला लेगा, इसको लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल चल रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले उन सवालों का जवाब आपको दे देते हैं। मुलायम अखिलेश में बात नहीं बनी तो चुनाव आयोग साइकिल निशान जब्त कर सकता है, या फिर किसी एक खेमे के पास साइकिल का निशान होगा और दूसरे गुट को नया निशान मिलेगा। साइकिल जब्त होने पर समाजवादी पार्टी का नाम भी जब्त हो जाएगा। चुनाव आयुक्त ने पुराने फैसले को देखते हुए फैसला देने की बात कही है और अगर इतिहास को पलटें तो साफ है कि आयोग विवाद की सूरत में निशान और नाम दोनों जब्त कर लेता है।
अब अगर पिता पुत्र नहीं माने तो फिर दोनों को अलग अलग निशान पर चुनाव में जाना होगा। उस स्थिति में एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी अखिलेश की 82 से 92 सीटों तक ही ला पाएगी और मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी का धड़ा होगा वो सिर्फ 9 से 15 सीटों पर सिमट जाएगा। सबसे बड़ा फायदा इस दो फाड़ में होगा बीजेपी को, यह हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। 158 से 168 सीटें तब बीजेपी की झोली में आने का अनुमान है। बीएसपी के पास 110 से 120 सीटें, थोड़ी बहुत सीटें जो है उनमें इजाफा होगा और कांग्रेस पार्टी 14 से 20 सीटों पर तब भी सिमटती हुई नजर आएगी। और इसमें अगर अखिलेश कांग्रेस के साथ चुनाव में जाते हैं तो फिर उन्हें और ज्यादा फायदा हो सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अखिलेश और कांग्रेस मिलकर लड़े तो गठबंधन को 133 से 143 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मुलायम वाले गुट को इस स्थिति में सिर्फ 2 से 8 सीटें ही मिलेंगी। वहीं बीएसपी को 105 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है तो बीजेपी को 138 से 148 सीटें मिल सकती हैं। यानी किसी भी हालत में समाजवादी परिवार के झगड़े का बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। शायद यही वजह है कि कल के ओपिनियन पोल के बाद एक बार फिर सुलह की कोशिशें तेज हो रही हैं, लेकिन लगता नहीं कि सब कुछ पहले जैसा होने वाला है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी में टूट के संकेत पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अपने एक प्रतिनिधि को कहा है कि 1 जनवरी को जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसको असंवैधानिक बताने की जो पूरी बात है लिखित में चुनाव आयोग को दी जाए। तो चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप दिया गया है मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि की तरफ से। अमर सिंह को पहले ही मुलायम सिंह ने कहा था कि वो ये काम करें, तो अमर सिंह ने लिखित में ज्ञापन सौंपा है कि 1 जनवरी को रामगोपाल यादव ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जिसमें मुलायम सिंह यादव को एक तरह से पद से बाहर कर दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा है, सुनिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जहां तारीख और प्रदेशों की आई वहीं उत्तर प्रदेश की भी तारीख आ गई और मैंने कई कार्यक्रमों में और खासकर मेट्रो चलने के बाद मैंने ये कहा था कि चुनाव की सबसे ज़्यादा अगर तारीखों का इंतज़ार कोई कर रहा है तो हम समाजवादी लोग तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं उसका। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश का 7 चरणों में चुनाव होना निश्चित हुआ है और आने वाले समय में जनता को फैसला करना है कि कौन सरकार उत्तर प्रदेश में रहे। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, ये बताते हैं ये, और सुना मैंने ये कि 10 बजे लोग आ गए। मैंने अपने एक्सप्रेस वे की वो तमाम जो गाड़ियां आई थी उनकी संख्या मांगी। मुझे खुशी है इस बात की कि 10 बजे अगर लोग आ गए तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस वे से चल करके कम समय में आ गए। उत्तर प्रदेश तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। उधर बिना चेहरे के चुनाव मैदान में उतरेगी बीजेपी। जी हां, कुछ ऐसा ही संकेत मिला है चुनावी बिगुल बजते ही। सीएम पद के कैंडिडेट बनाने न बनाने का यह अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, लेकिन मेरा हर कार्यकर्ता अपने को सीएम समझ करके, क्योंकि जब सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनेगी तो कार्यकर्ताओं का सम्मान उसमें सबसे अधिक हो, इसका प्रयास संगठन करेगा। और मैं यह मानता हूं कि यह कोई मुद्दा न प्रदेश की जनता के सामने है न हमारे कार्यकर्ता के सामने है। संकेत साफ है कि बीजेपी बिना किसी को मुख्यमंत्री घोषित किए यूपी की लड़ाई में कूदने जा रही है। सिर्फ केशव ही नहीं, पार्टी के एक और बड़े नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया है। कौन मुख्यमंत्री होगा? भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति में नंबर 1 पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी समय आने पर अपने किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बना देगी। गोरखपुर के सांसद आदित्यनाथ के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, सुल्तानपुर के सांसद वरुण गांधी का नाम सीएम की रेस में लिया जाता रहा है। लेकिन अब पार्टी पीएम मोदी के नाम और उनके काम के आधार पर ही
14 साल के वनवास से वापस आने के लिए वोट मांगेगी। सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करने के पीछे पार्टी की सोची समझी रणनीति हो सकती है। मसलन पार्टी किसी एक जाति के उम्मीदवार को सीएम घोषित कर बाकी जाति के वोटरों को निराश नहीं करना चाह रही। 4 बड़े चेहरों के अलावा भी कई इलाकाई क्षत्रप हैं जिन्हें सीएम का सपना दिखाया जाएगा। ज्यादा दावेदार होने पर पार्टी इस तरह का फैसला लेती रही है। इस फॉर्मूले का पार्टी को बिहार में नुकसान हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में पार्टी बिना सीएम घोषित किए जीती। यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 4 फरवरी से 8 मार्च तक वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 11 मार्च को आएंगे। और आज की बड़ी चुनावी खबर, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बज गया है चुनावी बिगुल। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होगी। आपको बता दें, पहले चरण में 73 सीटों में 11 फरवरी को 15 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 67 सीटों पर 15 फरवरी को 11 जिलों में वोटिंग होगी दूसरे चरण के लिए। तीसरे चरण में 19 फरवरी को 69 सीटों पर 12 जिलों में वोट डाले जाएंगे यूपी में। चौथे चरण में 23 फरवरी को 12 जिले आएंगे जिनमें 53 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिले होंगे जिनमें 52 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 मार्च को छठे फेज में 7 जिलों में 49 सीटों पर वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में, और आखिरी फेज होगा 8 मार्च को जिसमें 7 जिलों की 40 सीटें शामिल होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, यहां भी 8 मार्च को होगा चुनाव। पंजाब, गोवा में 4 फरवरी को एक ही फेज में वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होगा एक चरण में। मणिपुर में 2 फेजेस में चुनाव होंगे 4 और 8 मार्च को। और 5 राज्यों की गिनती होली से पहले एक ही दिन होगी 11 मार्च को, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और उधर उत्तराखंड में कमल खिलने वाला है, देखिए कैसे। सर्दी के इस मौसम में पहाड़ का चुनावी तापमान गर्म हो चुका है। बिगुल बज गया है और पहाड़ के लोग 15 फरवरी को अपने पसंदीदा उम्मीदवार पर मुहर लगाने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले का ओपिनियन पोल बता रहा है कि पहाड़ पर ठंड के इस मौसम में कमल खिलने वाला है। बीजेपी को 70 में से 35 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस को 22 से 30 सीटें मिल सकती हैं। यानी ओपिनियन पोल का आंकड़ा साफ कह रहा है कि पीएम मोदी की पुकार उत्तराखंड के लोगों तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ है, ऐसी खाई में पड़ा हुआ है, ऐसा तबाह करके रखा हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए 5-50 लोग धक्के मारेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इतना बर्बाद करके रखा। ट्रैक्टर लगा दोगे तो भी नहीं होगा। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ की सभी 5 की 5 सीटें जीत ली थी। ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी को 40% और कांग्रेस को 33% वोट मिल सकते हैं। हम लोग तो बहुत दिनों से आस लगाए थे कि चुनाव जल्दी हो और ये जो सरकार विकास विरोधी है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इससे प्रदेश की जनता को निदान मिले और चुनाव होंगे। और निश्चित तौर पे हम आश्वस्त हैं कि जो मोदी जी की जनसभा हुई है और जो अमित शाह जी की रैलियां हुई हैं, उससे बड़ा पक्ष माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जहां तक सीएम की पसंद का मामला है तो मौजूदा मुख्यमंत्री हरीश रावत अब भी बाकी दावेदारों पर 20 पड़ रहे हैं। 19% लोग हरीश रावत को सीएम के तौर पर पसंद करते हैं, जबकि बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी 13% लोगों की पसंद है। कांग्रेस इसलिए उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में जीत के दावे कर रही है। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और उसके साथ साथ मणिपुर, इन चारों राज्यों में कांग्रेस अपने बलबूते पर विजय पताका फहराएगी। वैसे बीजेपी ने यहाँ किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पार्टी में सीएम पद के बहुत दावेदार हैं, लिहाजा किसी के नाम का ऐलान बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। सीएम की रेस में इस बार पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी भी हैं और कांग्रेस छोड़कर आने वाले कई बागी नेता भी। उत्तराखंड में भी नतीजे 11 मार्च को आएंगे। तो हमारा सर्वे कह रहा है कि उत्तराखंड में खिलेगा कमल इस बार, लेकिन पंजाब में कौन मारेगा बाजी? तकरीबन 15 मिनट का इंतजार शाम 7 बजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा आप पंजाब का ओपिनियन पोल और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार कांग्रेस से लड़ते रहे, अब किस तरह से कांग्रेस में रहकर ही लड़ेंगे चुनाव।
कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अब बात पंजाब की सियासत की, जहां कांग्रेस को कोसने वाले सिद्धू अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, शीला से ज्यादा। 12 साल तक कांग्रेस को भला बुरा कहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस के लिए ताली ठोकने जा रहे हैं। भाई मोदी कहते रहे कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाए, और कांग्रेस ही चीख चीख के कहते रहे इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाए। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने आज अमृतसर में साफ किया कि जिस सीट से वो खुद विधायक हैं, उसी सीट से सिद्धू चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा अपनी अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे। राहुल जी और कैप्टन अमरिंदर ही डेट डिसाइड करेंगे और उनका टूर भी वो ही डिसाइड करेंगे, तो जिस दिन वो कहेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। सिद्धू ने कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी में ठिकाना तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहां दाल नहीं गली तो हार कर कांग्रेस के हाथ को अपना साथ बनाने का फैसला कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन ही इसलिए कराया है, सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिप्टी सीएम की पोस्ट छोड़ के वहां पे सीएम के लिए गए हैं। जिस अमृतसर ईस्ट से सिद्धू चुनाव लड़ेंगे, वहां से उनकी पत्नी नवजोत कौर विधायक हैं। 2012 में बीजेपी उम्मीदवार कौर को 33,406 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को तब 25,964 वोट मिले थे। सिद्धू खुद अमृतसर लोकसभा सीट से 10 साल तक सांसद रह चुके हैं। 2004 में वो पहली बार जीते थे, लेकिन 2014 में उनकी जगह अरुण जेटली को टिकट मिला और वो हार गए। कहा जाता है कि जेटली को हराने में सिद्धू की भूमिका थी। कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद सिद्धू सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं। और आगे हम आपको दिखाएंगे पंजाब का सर्वे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से आपको बता दें कि इस बार चुनाव में कौन सी नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। कई जिलों में महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। गोवा में ईवीएम पर उम्मीदवार के नाम के साथ फोटो होगी, तो ये नए बदलाव होंगे। उम्मीदवारों को बताना होगा कि वो विदेशी नागरिक नहीं है। इसके अलावा उम्मीदवारों को बिजली, पानी, किराया बाकी नहीं होने का हलफनामा देना होगा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। गोवा और मणिपुर में उम्मीदवारों की खर्च सीमा 20 लाख होगी। 20,000 रुपए से ज्यादा का खर्च चेक से करना होगा। गोवा में वोटर वोट देने के बाद ये जान सकेंगे कि उनका वोट कहां गया। सभी वोटरों को फोटो वाली पर्ची दी जाएगी। तो इस बार के चुनाव में ये बातें होंगी खास और अहम।